वाला चैप्टर ओवर कर लिया था। अभी न्यू चैप्टर दैट इज़ लेसन नंबर 4 हम लोग शुरू करते हैं, यानी कि आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही लेंदी चैप्टर है बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर का समझ कर यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कई ऐसे कंसेप्ट्स हैं आगे इनऑर्गेनिक में भी जहाँ पे यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो बेसिकली इनडायरेक्टली केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है और कह सकते हैं कि लॉजिकल चीज़ें भी इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में लॉजिकल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। केमिकल बॉन्डिंग ऑब्वियसली तुम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि आप लोगों को स्ट्रक्चर्स बनाने को दिए जाते थे, CH4 का स्ट्रक्चर, CCl4 का स्ट्रक्चर, राइट। तो आपने एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर नामक एक चीज़ पढ़ी थी। क्या सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसा ही इकलौता एक कंसेप्ट होता है? नहीं, और भी ऐसे बहुत आप लोगों के कंसेप्ट्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग थेरीज़ हैं जो कि टाइम टू टाइम हम लोगों के पास सामने आती गई थी। बट हम लोग उन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग जो हमारे सिलेबस में है जितना उतना ही हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है जब तुम गूगल करो तो गूगल करने पे तुम्हें पता चले कि अरे ये साइंटिस्ट ने तो ऐसा कहा था, इस साइंटिस्ट ने तो वैसा कहा था। बट ऑब्वियसली हमें उतनी डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है जो लोग हमारे सिलेबस में हैं, अदरवाइज नहीं। तो केमिकल बॉन्डिंग इस चीज़ को पढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा वर्ड है, इसका मीनिंग समझते हैं। बॉन्ड का मतलब, अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बॉन्ड। अब जैसे लेट्स इमेजिन तुम्हारे घर में दरवाज़ा है, ठीक है। अब दरवाज़े के पास चौखट होती है, मतलब कैसे बताएं, ये इस तरीके का एक मेटालिक फ्रेम होता है। उस मेटालिक फ्रेम से यहाँ पर आपका कुछ ऐसा लोहे का ऐसा रहता है, मुझे एग्जैक्टली नाम तो नहीं पता, और उस एग्जैक्टली लोहे के उससे आपका ये दरवाज़ा इस तरीके से कैसा रहता है, अटैच्ड रहता है, बराबर। यानी कि उस दरवाजे को आपने उस लोहे की फ्रेम से जोड़ा विद द हेल्प ऑफ समथिंग कॉल्ड दिस पट्टी, लोहे की पट्टी। सो ये क्या है? इट इज़ अ बॉन्ड। ये एक बॉन्ड है। किसके बीच का बॉन्ड है? आपके दरवाजे और उस लोहे की फ्रेम के बीच का, ठीक है। इवन गर्ल्स यूजेस क्लचर्स फॉर देयर हेयर होल्डिंग, बालों को होल्ड करने के लिए क्लचर नामक चीज़ होती है, ठीक है। समवॉट इस तरीके का कुछ दिखता है जिसको अपन प्रेस करते हैं तो बाल वो खुलता है फिर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे तुम देखना कभी उसको, यहाँ पे स्क्रू होता है, ठीक है। रिसेंटली मेरा एक क्लचर टूटा है तो मैंने देखा है इसमें यहाँ स्क्रू होता है। तो स्क्रू अगर वहाँ से निकल जाए तो आपका जो एक क्लचर के दोनों पार्ट हैं ये अलग हो जाएगा, ये अलग होगा। या फिर इसकी फंक्शनिंग एक कैंची सीज़र के जैसे समझो। सीज़र को भी ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे बीच में देखना एक नट बोल्ट होता है जो उसको क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। तो बेसिकली बॉन्ड मीन्स समथिंग दैट विच होल्ड टू थिंग्स, राइट, विच होल्ड टू थिंग्स। लाइक जैसे अगर तुम लोग भी फ्यूचर में कभी ना कभी कॉलेज जाओगे, अच्छे कॉलेज में गए तो बेटर ऑप्शन है। हॉस्टल में रहोगे ऑब्वियसली, नहीं हो हॉस्टल में, लेट्स से आप हॉस्टल के बाहर रह रहे हो, आपका पार्टनर है, उस पार्टनर के साथ आप रोज़ कॉलेज जाते हो, ठीक है, गाड़ी पे। अब ऑब्वियसली पेट्रोल की शेयरिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं बराबर। तो तुम्हारा और उसके बीच में एक बॉन्ड है। किस चीज़ का बॉन्ड है? पेट्रोल की शेयरिंग का बॉन्ड है। सो एनीथिंग विच अटैचेस यू टू दी अदर पर्सन, मतलब किसी भी रीज़न की वजह से जब आप किसी दूसरी चीज़ के उसे अटैच रहते हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। सो इनडायरेक्टली बॉन्ड इज़ नथिंग बट बॉन्ड इज़ अट्रैक्शन, ठीक है। बॉन्ड इज़ अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या है? किसी भी प्रकार का एक अट्रैक्शन है जो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकता है। जैसे अगर मैं ये कहूँगी कि मेरा जो रूममेट है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद लेट से नहीं है, अब लेकिन फिर भी अपन उस रूममेट के साथ रह रहे हैं, तो अब ऐसे में क्या होगा कि हम उस रूममेट के साथ रह तो रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? अट्रैक्शन क्यों है अभी वहाँ पे? क्या रियली में कोई अट्रैक्शन है उसके प्रति? कोई अट्रैक्शन नहीं है अपने रूममेट के प्रति। रूम क्यों शेयर कर रहे हैं? बिकॉज रेंट शेयर होगा, सीधी बात है। तो यानी कि यहाँ पे काइंड ऑफ अट्रैक्शन मेरा उसके प्रति क्यों है? वो लालच मेरा क्यों है उसके साथ रहने का? क्या वो मुझे बहुत पसंद आता है, आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिंपली मेरे को रीज़न ये है क्योंकि रेंट शेयर होगा। पॉइंट नंबर 2, तुम्हें लेट से जो तुम्हारे घर के पास एक लड़का या लड़की रहता है जिसके साथ तुम पेट्रोल शेयर करके कॉलेज या ट्यूशन तक पहुंच रहे हो, क्या तुम्हें उसके साथ जाना पसंद है? क्या वो तुम्हारा बेस्ट बडी है या बडी है?
नहीं है, फिर क्यों हम जा रहे हैं? तो बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, यस अट्रैक्शन, बट नॉट ऑफ सम काइंड लाइक दोस्ती एंड ऑल, इट इज़ ओनली कि वहाँ पे हमारे घर के पास रहता है तो चलो कम से कम पैसे शेयर हो जाएंगे. तो बॉन्ड इज़ अ काइंड ऑफ अट्रैक्शन विच कैन बी एनीथिंग, किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन. अब हम लोगों को इस चैप्टर में स्पेसिफिकली केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ना है. ठीक है, ये जो आप लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको स्पेसिफिकली किसके बारे में पढ़ना है? केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना है. तो ये जो केमिकल बॉन्ड है ये क्या होता है? सो केमिकल बॉन्ड भी आप लोगों का एक तरीके का काइंड ऑफ अट्रैक्शन ही है, लेकिन ऑब्वियसली ये काइंड ऑफ अट्रैक्शन एनिमल, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, पेन, पेंसिल, इनके बीच में नहीं रहेगा. काइंड ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स के बीच में हो सकता है, आयंस के बीच में हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है. तो इस तरीके की स्पीशीज के बीच में जब कोई एक अट्रैक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं केमिकल अट्रैक्शन, सॉरी दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इन अवर माइंड इज कि व्हाई दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट. बराबर, वाई दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट. जैसे मैंने ये कहा कि मुझे मेरे पेट्रोल पार्टनर की शक्ल बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे उसके साथ आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उसके साथ फिर भी आ जा रही हूँ. रीज़न, वहाँ अट्रैक्शन तो है बट गिव रीज़न वाई देयर इज़ अट्रैक्शन. पॉइंट नंबर 1, ऑटो और बस से जाने की झिकझिक कचकच से मैं बच जाऊँगी. पॉइंट नंबर 2, क्योंकि घर के पास रहता है तो घर तक ड्रॉप भी करके मिल जाएगा, नहीं तो ऑटो तो बस तो आपको एक पर्टिकुलर स्टैंड पे छोड़ेगी, वहाँ से बाय वॉक वॉक को तुम्हें आना पड़ेगा. पॉइंट 3, पेट्रोल की शेयरिंग भी हो जाएगी, कंफर्टनेस भी रहेगी, इसीलिए वो मुझको और मैं उसको लेट से झेल रही हूँ. लेकिन कैप के जो ये एटम्स हैं, ये आयंस हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में काइंड ऑफ अट्रैक्शन क्यों है? क्यों इनके बीच में केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? उसका रीज़न क्या है? क्यों ये लोग आपस में अट्रैक्टेड हैं, एक एटम दूसरे एटम से, एक आयन दूसरे आयन से, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से? व्हाई देयर एग्जिस्ट एन अट्रैक्शन? उनके बीच में क्या है अट्रैक्शन, किसकी वजह से? दैट इज़ एन अनदर क्वेश्चन. बट पहली बात, ये अट्रैक्शन ही क्यों एग्जिस्ट करती है, क्यों ये अट्रैक्शन है? तो इसका बहुत ही देखो सिंपल सा मीनिंग है. आप लोगों के नेचर में हर चीज़ को एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है, राइट? दे नीड अ स्टेबिलिटी. लेट्स, अभी तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, देयरफॉर मैं पढ़ा रही हूँ. तुम अभी पढ़ रहे हो सकता है फ्यूचर में तुम इस पढ़ाई के बेसिस पे कोई अच्छी जॉब लो, या फिर हो सकता है तुम भी इस टीचिंग प्रोफेशन में रहो, मे बी डिपेंड करता है. तो तुम क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हारा रीज़न क्या है पढ़ना? ज्ञान इकट्ठा करना? ऑब्वियसली नॉट. अगर मान लेते कोई मुझसे ये कहेगा कि तुम घर पे बैठे रहो और कुछ काम वाम भी मत करो, वी विल जस्ट गिव यू मनी सो दैट यू कैन एंजॉय ऑल दी लग्जरी ऑफ योर लाइफ, आई वोंट डू वर्क. मैं किसी प्रकार का कोई काम नहीं करूँगी, मैं एग्जैक्टली उस इंसान की बात मान लूँगी. ठीक है, तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? घर पे बैठे बैठे अभी कुकिंग वुकिंग क्यों नहीं कर रहे? गार्डनिंग जैसा अपना पैशन जैसे होगा तुम में से, किसी का बाइकिंग, किसी का फोटोग्राफी, ये सब क्यों नहीं कर रहे हो? वाई यू आर स्टडिंग? रीज़न, क्योंकि अगर आप अपने उस पैशन को फॉलो करने जाओगे, सो पैशन वोंट गिव यू मनी, दैट वोंट गिव यू लग्जरी लाइफ, दैट वोंट गिव यू स्टेबिलिटी. सो इनडायरेक्टली अगर आप पढ़ रहे हो तो आपकी पढ़ने की नीड क्या है कि फ्यूचर में मेरे को एक स्टेबल लाइफ मिलनी चाहिए. तो वैसे ही जो ये तुम्हारे एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, ये किसी दूसरे एटम, आयन और मॉलिक्यूल के प्रति ये क्यों अट्रैक्टेड रहते हैं? बिकॉज दे नीड ए स्टेबिलिटी. बराबर, दे नीड अ स्टेबिलिटी. ठीक है, दे वॉन्ट टू लोअर देयर एनर्जी. ठीक है, दे नीड अ स्टेबिलिटी, इट मीन दे वॉन्ट टू लोअर डाउन देयर एनर्जी, दे वॉन्ट टू लोअर डाउन देयर एनर्जी. ठीक है, अगर वो अकेले रहेंगे तो अकेले फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. ठीक है, और वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ऐसा उनको नहीं चलता. जे लाइक हाइड्रोजन एटम्स वोंट एग्जिस्ट इन आवर एटमॉस्फेयर. इफ यू वांट टू गो एंड मीट हाइड्रोजन एटम, यू हैव टू गो एट सन, ऑन सन. ठीक है, सन के पास जाओ, वहाँ पे मिलेगा आपको हाइड्रोजन एटम. बट जिस एटमॉस्फेयर में तुम रहते हो वहाँ हाइड्रोजन एटम नहीं मिलता है, वहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं. वाई हाइड्रोजन एटम एंड अनदर हाइड्रोजन एटम कंबाइन टुगेदर? बिकॉज जब वो अकेले थे, सिंगल थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी. दे आर हाईली अनस्टेबल. फॉर इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी दे फॉर्म बॉन्ड. ठीक है, दे फॉर्म बॉन्ड. वाई दे फॉर्म बॉन्ड? बिकॉज रीजन, वेन एवर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, जब भी आप लोगों का बॉन्ड फॉर्मेशन वाली जो है प्रोसेस अकर होती है, वेन एवर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान
टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, ठीक है, जो दो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं। ऑब्वियसली 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर नहीं सकते ना, टू एटम्स क्या करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं। और जब ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उन दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और जब जब किसी चीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, हमेशा वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। और जब जब एनर्जी रिलीज होती है तो एनर्जी कम होने से उनके अंदर में स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। हमारी एक टीचर थी ग्रेजुएशन के दौरान, एग्जैक्टली नाम तो मुझे भी याद नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ाती थी। उस दौरान उन्होंने जस्ट ऐसा ही एक एग्जांपल दिया था क्लास में कि उनके एक स्टूडेंट था हमारे क्लास में, संकेत, राइट। उसने उनको ये पूछा था, मैम कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होता है, ओके, बट वाई ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी रिलीजेस, और वाई एनर्जी रिलीज लीड्स टू स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल भाषा में, देखो उन्होंने क्या बताया था कि सिंपल, इफ़ यू अज्यूम दैट कि अभी यहाँ पे मैं एक बुफ़े लगाती हूँ, उस बुफ़े में तुम लोगों के जो पसंदीदा खाने होते हैं, ऑब्वियसली नॉट लौकी की सब्जी एंड ऑल, तो वो सारा खाना या वो लंच हम लोग अभी ऑर्गेनाइज करते हैं और तुम सभी लोगों को इनवाइट करते हैं खाने के लिए। आफ्टर ईटिंग दैट फुल टमी, ठीक है, फुल पूरा एकदम पेट भर के तुमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद ऑब्वियसली तुम एक जगह बैठोगे तो नहीं, पूरा जो कॉलेज का कैंपस है, उस कॉलेज के कैंपस में धमा चौकड़ी मचाने लगोगे, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू सिट इन दिस बोरिंग क्लासरूम एंड गोइंग टू लिसन माई लेक्चर्स और अदर टीचर्स लेक्चर्स, अब नहीं सुनोगे, क्लासेस बंक करोगे, ठीक है, गार्डन में पड़े हुए पाए जाओगे, कैंटीन में पड़े हुए पाए जाओगे। सो देयरफॉर उनका ये कहना था कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है तो दैट एनर्जी, ठीक है, आप हमेशा क्या करते हो, उस एनर्जी को यूज़ करते हो। आप किस काम में यूज़ करते हो, इधर भटकोगे, उधर भटकोगे, ये करोगे, वो करोगे। लेकिन जब आप ये प्रोसेस कर रहे हो, जब आप इस तरीके से अपनी एनर्जी स्पेंड कर रहे हो, तो ऑब्वियसली 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद थक जाओगे। और जब तुम थक जाओगे तो थक जाने के बाद जब तुम्हारे अंदर की एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी, तब तुम एक कोने में जाके पड़े हुए मिलोगे, हो सकता है सो गए हो हॉस्टल रूम में जाकर। तो इनडायरेक्टली जब भी अपने अंदर एनर्जी कंटेंट होता है, हम अपनी जगह से स्टिक रहते हैं, राइट। वी डोंट ट्राई टू वाइब्रेट, वी डोंट ट्राई टू रोटेट, राइट। एटम्स जो होते हैं, जब तुम इन्हें हायर लेवल की अगर केमिस्ट्री की पढ़ाई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक सिंगल एटम ट्रांसलेट भी करता है, रोटेट भी करता है, वाइब्रेट भी करता है, बहुत सारे मोशंस उसके अंदर एट द सेम टाइम होते रहते हैं। सो उनके पास जब कम एनर्जी होती है, तो कम एनर्जी का मतलब ये होता है कि वो अपने मोशन को रोक तो नहीं चुके हैं, बट उनका मोशन काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो गया है या फिर सीज़ हो गया है। और अगर उनका ये मोशन सीज़ नहीं होगा और अगर वो कम्प्लीटली रोटेट करते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली रोटेट करते जा रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो भी बहुत ही तेज एनर्जी के साथ, तो हो सकता है एक ऐसी स्टेज भी आए जो वो अपनी पर्टिकुलर लोकेशन को छोड़ के ही भाग जाए, ठीक है। सो दैट इज़ अनस्टेबिलिटी। तो जब जब आप ये कहोगे कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज होने से वो पर्टिकुलर एटम या पर्टिकुलर आयन या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या करता है, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करता है अपने मोशंस को सीज करके, ठीक है। तो अगर हम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अभी तक कुछ भी अंदाज़ा है जो तुम अपने नोट्स में लिखना चाहते हो, तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने अभी तक जो जो पढ़ा उस सारी चीज़ों को सम अप कर लेता है और सम अप करके कुछ पॉइंट्स बनाते हैं कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ बॉन्ड। तो बॉन्ड का मतलब क्या है, तो बॉन्ड इज़ जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ज़्यादा उसको कोई साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू अ डेफिनेशन ऑफ अ बॉन्ड in JEE mains paper, right? You are not going to write your board exam on the basis of this chapter. If you are going to write, then I would have suggested you to completely mug up all the syllabus. मैं खुद भी करती थी, तुम्हें भी यही मैं सजेस्ट करूंगी कि रट्टा मारो, तो भी बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज आते हैं, जैसी लाइन लिखिए वैसे का वैसे छापो। ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है, बट जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर देते हो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द साइंटिफिक डेफिनेशंस ऑफ व्हाट इज बॉन्ड, राइट। हाँ, दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन वुड कम लाइक डिफाइन लैटिस एनर्जी, बट ऐसा नहीं आएगा कि डिफाइन लैटिस एनर्जी। 4 ऑप्शंस आएंगे, उसमें रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग लैटिस एनर्जी। तो वहाँ एक आधी ऑप्शन ये रहेगा 1 मोल ऑफ
के लिए डिफाइन है, वन एटम के लिए डिफाइन है, वन मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन है, इस तरीके से। बट बॉन्ड की उतनी डेप्थ डेफिनेशन में आपको घुसने की आवश्यकता नहीं है। सो व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? तो हो सकता है ये दो एटम्स के बीच का हो, या हो सकता है ये आप लोगों के दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच के फोर्स ऑफ एटम, मतलब एटम्स के बीच का ये अट्रैक्शन हो। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हमारे को दिमाग में आना चाहिए, नीड ऑफ अ बॉन्ड। इस बॉन्ड की हम लोगों को क्या नीड है? ठीक है, चलो बॉन्ड क्या होता है दैट्स ओके, बट व्हाट इज द नीड ऑफ दिस बॉन्ड? राइट, ये हमें क्या नीड है? ताकि आप लोगों के एटम्स को ये होल्ड कर सके। एटम्स क्या हो सके? ताकि होल्ड हो सके, है सो दैट दे कैन एटम्स कैन बी हेल्ड टुगेदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि एटम्स को होल्ड करके रखने की क्या नीड है? वाई देयर इज अ नीड टू होल्ड एटम। बराबर, अगर आप लोगों के पास कोई एटम्स है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो आप लोगों के पास नीड टू होल्ड एटम्स, आपको एटम्स को होल्ड करने की आवश्यकता आखिर क्या पड़ गई है? क्या रीज़न है आप एटम्स को होल्ड करना चाहते हो? सिंपल है, ताकि वो स्टेबल रह सके। ठीक है, ताकि वो स्टेबल रह सकें, ताकि वो एग्जिस्ट कर सकें। कोई भी अनस्टेबल चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ताकि वो एग्जिस्ट कर सकें, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन। तो इनडायरेक्टली अगर कोई तुमसे पूछेगा कि केमिकल बॉन्ड क्या है, तो हिंदी भाषा में हम उसको डिफाइन करेंगे, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, किसके बीच का में? बिटवीन एटम्स। हाउ मेनी एटम्स? ऑब्वियसली सिंगल एटम के बीच में तो होगा नहीं, कम से कम दो चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए, बिटवीन टू एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। Okay, why there is a force of attraction between two atoms or a group of atoms so that they can be held together? Why there is a need to them for to be held together? Because they can become stable. ठीक है, अच्छा, उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जब जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है, आई एम टॉकिंग अबाउट जब जब एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन में आप लोगों के पास हमेशा दो फेनोमेना होते हैं। ठीक है, जब जब एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, इमेजिन आई हैव वन हाइड्रोजन एटम एंड आई हैव अनदर हाइड्रोजन एटम, एंड व्हेन आई विल से दैट दीज टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू से कि इस हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन एटम के बीच में एक समथिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली आप लोगों को आंखों से दिखेगा नहीं, जस्ट लाइक कि मैं अभी बैठकर टेबल पे पढ़ा रही हूँ और नीचे अर्थ है, तो अर्थ ऑब्वियसली मुझ पे ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, बट क्या वो ग्रेविटेशनल पुल मुझे दिख रहा है क्या? देखो देखो, अर्थ मुझे रस्सी के जैसे वहाँ से एक डोरी दे फेंक रही है और मुझे खींच रही है, ऑब्वियसली। बट इट डजंट मीन्स कि वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही है, इट डजंट मीन्स कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़रूरी नहीं है कि फिजिकली वो चीज़ हो सकता है कि वो फिजिकली एग्जिस्ट करता हो सही में कोई बॉन्ड, जस्ट लाइक मेरे पास इमेजिन करते हैं, ये एक जैसे वो नहीं रहता आप लोगों का एक्सरसाइज करने का डंबल, राइट? तो डंबल में कैसा रहता है, इधर एक गोला गोला रहता है, इधर एक गोला गोला रहता है, उस गोले गोले के बीच में ये रॉड होती है, राइट? सो दिस रॉड इज क्या कर रहे हैं, होल्डिंग दैट टू गोलास टुगेदर। अगर ये बीच में रॉड नहीं होगी तो क्या वो दोनों गोले एक साथ रह पाएंगे, टिक पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। सो अगेन दिस कंसेप्ट कैन बी ट्रीटेड एज अ बॉन्ड, बट दिस बॉन्ड इज फिजिकली विजिबल। ये बॉन्ड मुझे फिजिकली विजिबल है, या फिर मैं कह सकती हूँ फिजिकली एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ कि आई एम सिटिंग इन अ रूम एंड नीचे एक अर्थ है, तो अर्थ मुझ पे कंटिन्यूअसली मेरे बॉडी के हर पार्ट पर क्या करती है, ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे दिखता है? ऑब्वियसली मुझे ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिखता। तो क्या इसको मैं बॉन्ड कहूँगी? ऑब्वियस है, हम इसको भी बॉन्ड कहेंगे, बट ये बॉन्ड फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, फिजिकली डोंट एग्जिस्ट। स्पेलिंग्स इंग्लिश वगैरह सब ठीक कर लेना, हम लोग इंग्लिश पढ़ने नहीं बैठे हैं, राइट? तो ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। तो बॉन्ड का मतलब ऐसा कुछ नहीं समझो कि एक एटम और दूसरे एटम के बीच में आपको एक डंडी दिखने वाली है। That dandi can be treated as bond. In chemistry, in order to define a bond, in order to
explain you the concept, we draw hydrogen a single dandi, but don't ever imagine कि in reality there exists a single dandi between hydrogen. कि अगर आप लोगों के पास कोई एक ऐसी टेक्निक होती तो उस टेक्निक से आपको एक हाइड्रोजन एटम दिखता है, दूसरा हाइड्रोजन एटम दिखता है, दोनों हाइड्रोजन के एटम के बीच में एक डंडी दिख रही होती. लाइक इट मे बी, आई डोंट नो, इट मे बी फिजिकली और इट मे नॉट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इस तरीके की डंडियाँ बनाते हैं तो रियलिटी में भी ये डंडियाँ एग्जिस्ट करती होंगी. हो सकता है कि ये डंडियाँ एग्जिस्ट करती हों, हो सकता है ये डंडियाँ एग्जिस्ट नहीं भी करती हों. ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा पॉइंट नंबर 4 में अपनी भाषा में लिख लेना कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स मे बी फिजिकली एग्जिस्ट, हो सकता हो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा हो, और मे बी वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा हो इन सम केसेस. कब करेगा कब नहीं करेगा विल बी डिस्कस लेटर, बट बोथ आर प्रोबेबली हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं. पॉइंट नंबर 5, जब भी आप लोगों का केमिकल बॉन्ड CBF केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमेशा आप लोगों की एनर्जी रिलीज होती है, हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, राइट. हमेशा एनर्जी रिलीज मतलब आप ये कह सकते हो कि बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा H उस क्वेश्चन का जो भी होगा उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी. लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर एनर्जी रिलीज होती है तो दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि अट्रैक्शन मीन्स एनर्जी रिलीज. तो तुम इमेजिन करो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि एक हाइड्रोजन एटम आपके पास है, दूसरा हाइड्रोजन एटम आपके पास है, और उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के अंदर घुस जाएं, और घुसने के बाद उनका न्यूक्लियस आपस से मिक्स हो जाए, उनका ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाए, यानी कि ओवरलैप हो जाए, और आपके पास हीलियम एटम बन जाए. ऐसा क्यों नहीं होता? क्या अट्रैक्शन इतना पावरफुल नहीं है कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे के अंदर ही घुस जाए कंप्लीटली? नो. ये मैं मानती हूँ कि केमिकल बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होता है एनर्जी रिलीज होती है, और जब भी हम किसी भी केमिकल बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर पहले से दो स्पीशीज के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और उस बॉन्ड को अगर मैं ऐसे तोड़ने की कोशिश करूंगी तो तोड़ने के दौरान मुझे हमेशा उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, मुझे हमेशा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. तो केमिकल बॉन्ड का जो डिस्ट्रक्शन होगा वो डिस्ट्रक्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बराबर. ये दोनों चीज़ें आपको रटा होना ही चाहिए. लेकिन क्या जब भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, जब भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, क्या उस बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है? क्या दो एटम्स के बीच में सिर्फ अट्रैक्शन होता है? हो ही नहीं सकता. ठीक है, लाइक इफ यू हैव टू एटम्स देन देयर कैन बी टू थिंग्स. दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, दो एटम्स के बीच में वहां पे साइमल्टेनियसली रिपल्शन भी एग्जिस्ट करता है. हाउ? वो हमको देखना है. लेट्स इमेजिन वी हैव अ एटम, ये उसका न्यूक्लियस है विद अ पॉजिटिव सेंटर, ये उसका ऑर्बिट है जिसमें ये मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, ये आप लोगों के पास एक दूसरा एटम है जिसके पास ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ये उसका ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है. अब होगा कैसे कि ये वाला जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन है ये अपने बाजू वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या एग्जिस्ट करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा. ये जो प्रोटॉन है बाजू वाले एटम के पॉजिटिव न्यूक्लियस पे क्या एग्जिस्ट करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करेगा. लेकिन अगर ये दोनों एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे होंगे तो उसी दौरान ये जो बाजू वाला एटम है इसका इलेक्ट्रॉन ये अंदर वाले न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा. सिमिलरली यही सेम चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है. सो व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ऑब्वियसली 1 किलोमीटर दूर खड़े खड़े तुम और तुम्हारा दोस्त हैंडशेक तो कर नहीं सकते. फॉर डूइंग हैंडशेक यू हैव टू कम क्लोजर टू ईच अदर. तो जब दो एटम्स को कंबाइन होकर एक बॉन्ड क्रिएट करना है तो बॉन्ड क्रिएट करवाने के लिए उन दोनों एटम्स को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा.
और वो दोनों एक दूसरे के जब क्लोज आएंगे तो ऐसा कतई नहीं होता कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन हो या फिर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन हो. रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बोथ ऑफ दिस थिंग एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली. दोनों ये चीज़ें कैसी एग्जिस्ट करती हैं, साइमल्टेनियसली करती हैं. अब समझते हैं कि जब ये साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं तो किस तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या हो रहा है वगैरह वगैरह. बट उसको जानने से पहले पॉइंट नंबर 7 में आ जाते हैं. एक बात याद रखना, जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी भी प्रोसेस के दौरान, बॉन्ड फॉर्मेशन वाली प्रोसेस के दौरान रिलीज होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जितनी ज़्यादा एनर्जी एक एटम रिलीज करेगा, क्योंकि एटम ही तो बाद में मॉलिक्यूल बनने वाला है, ठीक है. जितनी ज़्यादा एनर्जी का डिक्रीज एक एटम करेगा, एक एटम अपने अंदर की जितनी ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, उसके बाद ऑब्वियसली वो कंबाइन होगा. कंबाइन होने के बाद क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा. तो उस मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा. वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. यानी कि किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि उस बॉन्ड के प्रोसेस के बनते वक्त उन दोनों एटम्स ने, कंबाइनिंग एटम्स ने कितनी एनर्जी रिलीज की. जितनी ज़्यादा वो आप लोगों की एनर्जी रिलीज करेंगे तो क्या होगा, आप लोगों का बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि इफ़ यू हैव अ A2 मॉलिक्यूल, अगर आप लोगों के पास एक A2 मॉलिक्यूल है और आपके पास वो A2 मॉलिक्यूल बना कैसे है, तो वो A2 मॉलिक्यूल A+A को करके बना है. तो ये A और A क्या है, ये एटम्स हैं. तो ऑब्वियसली एटम्स की जो एनर्जी होती है वो एटम्स की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दी एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. वाई? क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैव बॉन्ड, ठीक है. जब उनके पास बॉन्ड बना तो बॉन्ड बनते वक्त, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, जब आप लोगों का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उस प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान वहाँ पे क्या हुई होगी, एनर्जी रिलीज हुई होगी. और इसी एनर्जी के रिलीज होने की, अच्छा, ये एनर्जी किसने रिलीज की होगी, कंबाइनिंग एटम्स ने एनर्जी रिलीज की होगी. तो ऑब्वियसली इन एटम्स के पास जो एनर्जी थी मॉलिक्यूल बनते वक्त, उससे कम एनर्जी उन्होंने अपने पास रखी, क्योंकि बहुत सी एनर्जी तो रिलीज हो गई. तो इसीलिए एटम्स की एनर्जी हमेशा मॉलिक्यूल से कम होती है. देयरफॉर एटम्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, और आप लोगों के मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है. इसीलिए हमारे नेचर में मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं. तुमने 10th स्टैंडर्ड में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में तुम जानते हो कि आप लोगों के मैक्सिमम चीज़ें नेचर में कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं. मिनरल्स के बारे में पढ़ा होगा. बहुत ऐसी कम चीज़ें होती हैं जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, राइट. वो लोग हमेशा कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं. सो क्यों चीज़ें कंबाइंड फॉर्म में हैं, इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी, बराबर. अब हम लोगों को बस एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक और पढ़ना है. अब उसके बाद फिर हम लोग इस टॉपिक को ओवर करते हैं आज, क्योंकि सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा. एक दिन में इतना सारा नहीं ठूसा जा सकता. पॉइंट नंबर 1, हम लोगों को एक ग्राफ ड्रॉ करना है बेसिकली. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये हमने बना ली वाई एक्सेस, ये मैंने बना ली एक्स एक्सेस. एक्स एक्सेस में जो ये मेरा ओरिजिन वाला पार्ट है 0,0, इस 0,0 पे हमने ये एक एटम रखा है, ठीक है. अच्छा, और जो दूसरा एटम है, सिमिलर एटम्स में ले रही हूँ, डिफरेंट एटम्स नहीं ले रही हूँ, सिमिलर एटम्स. वो सिमिलर एटम्स मैं किसी क्वाड्रेंट में नहीं रख रही हूँ, ठीक है. मैं उस सिमिलर एटम्स को कहाँ रख रही हूँ, उसी एक्सेस पे रख रही हूँ. ये मान लेते हैं यहाँ पे ये सिमिलर एटम्स है. तो इनिशियली इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं इन्फिनिटी. तो मैं याद होगा हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाले टॉपिक में भी यही किया था. एक एटम को फिक्स कर दिया था और दूसरे एटम को बोला था कि वो इन्फिनिटी पर है, बट इन्फिनिटी का मतलब सही में इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस है इनिशियली इन दोनों के बीच का क्या है, इन्फिनिटी. अब होगा कैसा, ये वाला जो आपका एटम है, ये वाला एटम आपका फिक्स है, और ये वाला जो एटम है ये मोबाइल है. मोबाइल का मतलब ये मूवमेंट कर सकता है. तो ये जब ये मोबाइल एटम धीरे धीरे फिक्स एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो होगा कैसे कि ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है. डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है.
क्या ये अप्रोच अपोज हो रही है क्या, मतलब क्या वो एटम उस फिक्स एटम के इस एटम नंबर 1 को अप्रोच कर पा रहा है या एटम नंबर 2? तो हाँ कर पा रहा है। तो क्या होता क्या है कि सबसे पहली स्टेज में जब आप लोगों का ये जो एटम नंबर 2 है, ये एटम नंबर 2 अप्रोच करने की कोशिश करता है एटम नंबर 1 को, तो अप्रोच होती है, ठीक है, अप्रोच होती है, वो अंदर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एटम नंबर 2 और एटम नंबर 1 के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है आप लोगों की, कम है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि फोर्स ऑफ रिपल्शन है ही नहीं, अभी भी फोर्स ऑफ रिपल्शन है, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस केस में डोमिनेटिंग रहेगी। तो अभी केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बेचारी कम है। तो ऐसे में क्या होगा, धीरे 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 आप लोगों का अट्रैक्शन होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ये जो एटम नंबर 2 है धीरे धीरे 1 को अप्रोच करता जाएगा। तो जैसे जैसे ये 1 को अप्रोच करेगा, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, ये ऐसे। ये मैंने नीचे की तरफ क्यों बनाया ये ग्राफ, डाउट। नीचे की तरफ ये ग्राफ इसीलिए बनाया है क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है तो अट्रैक्शन मतलब एनर्जी रिलीज, बराबर। ये जो मेरा वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे किस चीज़ का प्लॉटिंग हो रही है, एनर्जी की प्लॉटिंग हो रही है। तो ऑब्वियसली जो निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस है, इस निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस का मतलब होगा कि एनर्जी रिलीज। ठीक है, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। और एग्जैक्टली ऐसा ही कर्व क्यों बना है, वो एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ कर्व है, सिर्फ तुम्हें एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर वो अप्रोच करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है करता जा रहा है, लेकिन एक ऐसा सर्टेन डिस्टेंस आएगा, पॉइंट नंबर 2, एक सर्टेन ऐसा डिस्टेंस आएगा जिस डिस्टेंस पे आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बेचारा फोर्स ऑफ रिपल्शन जो था वो भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्शन अचानक से सडनली इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि धीरे धीरे वो उसके करीब आता जा रहा है ना। और तुम ये देखो कि एटम्स जितना एक दूसरे के करीब आएंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो सडनली फोर्स ऑफ रिपल्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये स्लोली इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे एटम्स एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ रहा था, बट वो स्लोली बढ़ रहा था। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपेयर में फोर्स ऑफ रिपल्शन इतने तेजी से बढ़ गया कि एक सर्टेन पॉइंट एक ऐसा आया जब जहां पर ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दोनों फोर्स ऑफ रिपल्शन आपस में इक्वल हो गए। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज, ये है वो पॉइंट, ठीक है, ये वो पॉइंट है जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे हो क्या रहा है, इस पॉइंट में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गया, नहीं, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो गया, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है और फोर्स ऑफ रिपल्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर, दोनों चीजें वहाँ पे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रही हैं। तो ये जो कंडीशन होती है जब आप लोगों के दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो अप्रोच करते करते एक सिचुएशन ऐसी आती है, इनिशियली कैसा चलता है, इनिशियली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होता जाता है, किसी लोग करीब आते जाते हैं, एक सिचुएशन ऐसी जब आप लोगों के दोनों अप्रोचिंग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। और जब ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, इस केस को हम लोग कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन। यानी कि ये वो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस पे आप लोगों के दो एटम्स के बीच के इसमें बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये वो लोगों का पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है जिस डिस्टेंस पर जाकर वो दोनों एटम्स के बीच में ही बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो जाएगी, वो दोनों एक दूसरे के साथ हेल्ड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे मतलब एकदम ऐसा क्लोजली नहीं चिपक जाएंगे, बट एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन। तो इनिशियली क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता गया, बेचारा रिपल्शन डोमिनेटिंग था, बेचारा रिपल्शन आपका क्या था, थोड़ा रेसिसिव था, और इस वजह से एटम 1 अप्रोच करते जा रहा था, बट इतना भी ज़्यादा नहीं कर सकता। एक लिमिट, यानी कि ये लिमिट वैसी लिमिट है
जहाँ पर आप लोगों के इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन इक्वल हो गया। और यहाँ से लेके इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक का ये जो कर्व है, ये कर्व किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर था एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो हुआ क्या, हम लोग इन्फिनिटी से आ रहे थे, इन्फिनिटी से आते 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 लेट से ये वो पॉइंट है, ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है, यहाँ पे आपका ये आइटम पहुँच गया, ये ब्राउन आइटम अब यहाँ पहुँच गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद क्या ये इसके और क्लोज जा सकता है? पहली बात, यहाँ क्या वो इसके और क्लोज जा सकता है? अब वो यहाँ पहुँच चुका है, और यहाँ पे जब वो पहुँच चुका है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन। इस कंडीशन को कौन सी कंडीशन कहते हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन की कंडीशन। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब जब यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो क्या एटम को और अंदर एटम 1 को अप्रोच करने की नीड है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी जस्ट इमेजिन कि अगर तुम्हें फिर भी मस्ती करने का मूड हुआ कि नहीं यार, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि काश वो एटम नंबर 2 और अंदर अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन को तोड़ के और अंदर अप्रोच करने की कोशिश करें। तो जब तुम इसको इस सर्टेन डिस्टेंस, ये जो एक फिक्स डिस्टेंस है, इस फिक्स डिस्टेंस जहाँ पे वो ऑलरेडी एफ ए और एफ आर इक्वल हो चुके हैं, इस कंडीशन को वॉयलेट करोगे और तुम चाहोगे कि नहीं मैं और अंदर घुसूँ, तो और अंदर घुसने पे अब आप लोगों का फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेटिंग हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन अब डोमिनेटिंग है, तब यहाँ पे अब बॉन्ड एनर्जी आपकी क्या होगी? रिलीज नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों एटम्स एक दूसरे के और क्लोज नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला पॉइंट क्या कर चुके थे? अटेन कर चुके थे। तुम उनकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम उन्हें ज़बरदस्ती और क्लोज लाने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे केस में वो और क्लोज नहीं आना चाहते। ऐसे केस में जब वो और क्लोज नहीं आना चाहेंगे और फिर भी तुम उन्हें अगर क्लोज लाने की कोशिश करोगे जबरन, तो जबरन क्लोज लाने से क्या होगा? उनकी खुद की तो कोई इच्छा है नहीं। तो देयरफॉर इन दैट केस वहाँ पर अब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि तुम्हें जबरदस्ती उनको क्लोज लाने के चक्कर में यहाँ पर अब एनर्जी क्या करवानी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी कि जाओ और एक दूसरे के अंदर घुसो घुसो घुसो। तो इसीलिए अब ये जो कर्व है, ये कर्व कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा। उतना प्रॉपर तो मेरा बना नहीं है कर्व, बट अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ही होता है। तो टोटल बॉन्ड फॉर्मेशन में 3 फेनोमेना होते हैं। पहले आप लोगों के पास एक एटम नंबर 1 होता है। एटम नंबर 1 आप लोगों का 0,0 ओरिजिन पे रखा हुआ रहता है। एटम नंबर 2 आप लोगों का इन्फिनिटी पे रखा रहता है। एटम नंबर 2 आप लोगों के अप्रोच करता है लेट से इस डिस्टेंस तक। ठीक है, दिस डिस्टेंस पे एटम नंबर 2 पहुंच गया। लेट अस कॉल दिस डिस्टेंस एज कैपिटल आर। तो जब एटम नंबर 2 एटम नंबर 1 तक पहुंचा, एक मिनट हाँ नया, ठीक। तो अब ये जो एटम नंबर 2 है, जब ये आपके एटम नंबर 2 इस डिस्टेंस आर तक पहुंचा, तो इस पोजीशन तक पहुंचने पे हुआ क्या? इस पूरे दौरान ये हुआ क्या? यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में अट्रैक्शन डोमिनेटिंग था रिपल्शन के। अच्छा, और जब वो यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ से अगर तुम चाहते हो कि वो और आगे अपनी जर्नी कंप्लीट करे, ये और आगे वो अगर अपनी जर्नी कंप्लीट करे, तो अब वहाँ पर क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेटिंग हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और जब वो डिस्टेंस आर तक पहुँच रहा था, तब वहाँ पे क्या हो रही थी? एनर्जी रिलीज़ हो रही थी। और अगर आप उसको उस आर डिस्टेंस के बियॉन्ड ले जाने की कोशिश करोगे, तब एनर्जी बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं होने वाली है, तब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो ये जो पर्टिकुलर आर पॉइंट है, जिसके बियॉन्ड, ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और जिसके पहले आपकी एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, मतलब इस पॉइंट के पहले एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, इस पॉइंट के बाद एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे अगर ये 0 है, ये इन्फिनिटी है, ये आर है, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? ये डिस्टेंस कैपिटल आर कहलाएगा। तो ये जो पॉइंट है, फिलहाल इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आप लोगों का मैक्सिमम स्टेबिलिटी का पॉइंट। यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी कोई भी एटम तभी अचीव कर पाता है जब
आपका FR और FA आपस में क्या होते हैं, इक्वल, मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन है। या फिर इसको मैं ये कह सकती हूँ कि ये आप लोगों का वो कंडीशन है जहाँ पे एटम्स क्या करने लगते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने लगते हैं या करने लगते हैं। और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं आप लोगों का, दिस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। बराबर, ये वाली चीज़ क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ है। यानी कि अब यहाँ से समझो एक नया टर्म तुम लोगों के पास आया कि बॉन्ड लेंथ क्या है। हम लोग बेसिकली समझाने के लिए क्या बोल देते हैं कि दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बट साइंटिफिकली करेक्ट वे में बॉन्ड लेंथ का मीनिंग क्या होता है, बॉन्ड लेंथ का मीनिंग ये होता है कि जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और अप्रोच करते 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 वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक आ जाए कि जिस डिस्टेंस के बियॉन्ड अगर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक ऐसे डिस्टेंस तक आ जाए जहाँ पर FA और FR आपस में इक्वल हो गए, तो बस उन्हीं उसी पॉइंट पे उन दोनों लोगों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का बॉन्ड लेंथ कहते हैं। हाँ, अब इसमें ऐसी अपनी शैतानी खोपड़ी बिल्कुल मत चलाना कि अगर दोनों ही एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते तो हमें रिलेटिव मतलब वैसा काम नहीं करना है कि दोनों ही एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, दोनों ही की पोजीशन बदलती जा रही है, ऐसा नहीं, एक को फिक्स रख रहे हैं और एक को मूव करवा रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं बॉन्ड लेंथ। तो होगा कैसा कि आपका लेट से ये एक न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये एक एटम है, ये इस एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये 0,0 पे है, ये R डिस्टेंस पे है, मतलब उसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, और ये इन्फिनिटी है। तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस विल बी नोन एज व्हाट, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे आप ये बॉन्ड लेंथ को मेजर कर रहे हो, बॉन्ड लेंथ इज ऑलवेज मेजर्ड व्हेन FA इज इक्वल्स टू व्हाट, FR, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ कब मेजर की जाती है, FA इक्वल टू FR पे। बट एक सबसे बड़ा डाउट, नेचर में तो एटम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्या कभी तुमने हाइड्रोजन एटम को ऑक्सीजन एटम को देखा है? हमने तो अगर नेचर से मैंने उठाना है ऑक्सीजन, तो मेरे को तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी, मुझे तो नाइट्रोजन गैस मिलेगी, मुझे तो एटम्स मिलेंगे ही नहीं। सो जब एटम्स ही नहीं मिल सकते तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट कैसे है? दिस इज अ कंप्लीट थियोरेटिकल कंसेप्ट विथ नो फिजिकल बैकग्राउंड। हाँ, अब क्योंकि हमारे पास तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, तो होता कैसा है कि लेट्स इमेजिन आई हैव एन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, या नहीं नॉट O2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल ही लेते हैं। ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये इनके बीच में क्या है, बॉन्ड लेंथ है। मतलब ये उनके बीच का वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसे वो क्रॉस करना और छोटा करना वो नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। वो उसको और फर्दर छोटा करना नहीं चाह रहे हैं, और फर्दर छोटा करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे में ये दोनों अभी उस पॉइंट पे एक दूसरे से बड़े मजे से अट्रैक्टेड है, जुड़े हुए हैं, एकदम सब कुछ सिस्टम एकदम स्टेबल है, ठीक है, एकदम बराबर है, सारी चीज़ें एकदम बड़ी मजे से। तुम आए, तुमने बोला नहीं 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 मुझको नहीं मतलब पसंद आ रहा है ये, और तुम ज़बरदस्ती क्या करने लगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करने लगे। तुमने क्या किया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। और जब तुम इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब कोई चॉकलेट या कोई पेंसिल तो है नहीं, किटकैट, जिसको हमने ऐसे तोड़ दिया, राइट। हम क्या करेंगे, हम इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, हम इतनी एनर्जी सप्लाई करेंगे कि ये जो बीच का उनके बीच का जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस था जिस पे वो लोग मजे से इक्विलिब्रियम पे बैठे हुए थे, हम उस पोजीशन को डिस्टर्ब कर देंगे। ये दोनों एक दूसरे से अब पास आने के बजाय अब दूर 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 जाना शुरू कर देंगे। ये एक दूसरे से कैसे मूव करने लगेंगे, अपार्ट, एक दूसरे से दूर मूव करने लगेंगे। और जब ये एक दूसरे से दूर मूव करने लगेंगे तो ऐसे मूव करवाते 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 हम इन्फिनिटी पे लेकर जाएंगे, और फिर इन्फिनिटी पे पहुंचने के बाद ये जो तुम लोगों को ऊपर पूरा प्रवचन दिया गया है ये रिपीट होगा। यानी कि रियलिटी में तो एटम एग्जिस्ट करते नहीं है, तो एटम के साथ ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बनाया कैसे गया? फिर ये इस तरीके से, पहले मॉलिक्यूल को हमने अज्यूम किया कि इस तरीके से मॉलिक्यूल से एटम बनाए, फिर उन एटम को इन्फिनिटी पे ले गए, फिर इन्फिनिटी से वापस से लेकर आ रहे हैं, बराबर। तो ये पूरा एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, राइट। और इस थियोरेटिकल कंसेप्ट से हमको बस 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला, बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बस पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बॉन्ड फॉर्मेशन में जो जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव होगी। पॉइंट नंबर 3, एटम की एनर्जी हमेशा उसके करस्पॉन्डिंग या फिर मॉलिक्यूल की एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग एटम से हमेशा कम होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल बनना मतलब बॉन्ड बनना, बॉन्ड बनना मतलब एनर्जी निकलना। पॉइंट नंबर 4,
मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमेशा एटम से ज़्यादा होती है। पॉइंट नंबर 5 ग्राफ। पॉइंट नंबर 6 व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्टेंस आर। पॉइंट नंबर 7 आपको तीनों केसेस में कब अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है, कब रिपल्शन डोमिनेटिंग है, वो पता होना चाहिए। बस खत्म। तो मैंने अभी जो ये 7 पॉइंट बोले हैं, इसी को तुम्हें अपने नोट्स कॉपी में लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना हो। ग्राफ बाकी ऊपर जो बताया गया है वो सब बकवास है। हाँ, ये डायग्राम तुम लिख सकते हो। सो एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या लिखना है। तुम चाहो तो ये ऊपर की चीज़ें लिख सकते हो, अदरवाइज दे आर ऑल टाइम पास। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि बॉन्ड फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है, किस तरीके से। ऑब्वियसली ये भी चीज़ें किसी ना किसी के द्वारा सोची गई होंगी, बराबर, किसी ना किसी ने सोचा होगा। अभी ये बॉन्ड तो आप लोगों का बन गया। अब बॉन्ड बन जाने के बाद बॉन्ड हम लोगों के पास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी एक नोट में एक पॉइंट ऑल्सो मतलब और ऐड कर देना कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये पॉइंट, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन वाली जो ये प्रोसेस होती है, इन बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस ऑलवेज आउटर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, कभी भी अंदर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। ये बात याद रखोगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं आप लोगों के बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अब हम लोगों को ये देखना है कि आप लोगों के जो बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में जो कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। तो वो सबसे पहले हम लोगों को अगर पूछा जाए कि बॉन्ड कितने टाइप्स के हैं, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के हैं, तो केमिकल बॉन्ड को सबसे पहले हम लोग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इंटर एटॉमिक बॉन्ड, जो हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा होता है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। इसका डिफरेंस भी बताती हूँ, पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। इंटर एटॉमिक जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं और इंटर मॉलिक्यूलर जनरली वीक होते हैं, क्योंकि वो फिजिकली नहीं होते। अच्छा, इंटर एटॉमिक आर फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है। वैसे आप लोग अगर नोट्स वगैरह कुछ बुक्स के पढ़ोगे तो आपको इंटर एटॉमिक के टोटल 4 क्लासिफिकेशन दिखेंगे, बट मेरे हिसाब से उसके 3 ही क्लासिफिकेशन होने चाहिए। पहला जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आयोनिक, दूसरा कोवैलेंट, तीसरा मेटालिक। बुक वाले चौथा क्लासिफिकेशन फिर किस चीज़ का लिखता है, बुक वाले एक चौथा क्लासिफिकेशन लिखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। लेकिन जब तुम 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री पढ़ रहे होगे तब तुम्हें ये पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोई नया प्रकार का बॉन्ड नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ओनली। यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड को ही हम अगर 2 टाइप में और फर्दर क्लासीफाई कर दें, एक जो आज तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड, और एक जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे डेटिव बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनडायरेक्टली कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही कोवैलेंट बॉन्ड है, तो अलग से मुझे ही लगता कि उसको क्लासीफाई करने की आवश्यकता है। और इंटरमॉलिक्यूलर वीक बॉन्ड क्या होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर वीक बॉन्ड की क्लासिफिकेशन हम बाद में देखेंगे, लेकिन कुछ क्लासिफिकेशन मैं इसकी बता देती हूँ। पहला होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद होता है डाइपोल, और उसके बाद होता है आप लोगों का इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। ये इस तरीके से बाद में जब चैप्टर ख़त्म होगा तब हम लोगों को ये वाला क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वो भी सिंपल है बहुत ही, उसमें भी डिटेल में सिर्फ इन दोनों को पढ़ते हैं, बाकियों को तो वैसे भी नहीं पढ़ते। अब वही बात इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर की। अब जैसे नेचर में अपन हवा में बैठे हैं, आजू बाजू बहुत सारे प्रकार के बहुत सारी हाइड्रोजन गैस है। ये H2 गैस का एक मॉलिक्यूल, ये H2 गैस का दूसरा मॉलिक्यूल, ये H2 गैस का तीसरा मॉलिक्यूल, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन एटम के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी नोन एज इंटर एटॉमिक। ये क्या कहलाएगा, इंटर एटॉमिक। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी नोन एज इंटर एटॉमिक। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी नोन एज इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का
रियलिटी में कोई दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर रहे होंगे, तो फिर ये बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट किया, तो वो इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे चैप्टर की एंडिंग में, ठीक है, कैसे वो चैप्टर की एंडिंग में। लेकिन दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो ये 3 प्रकार के होंगे, और उन 3 प्रकार में से भी सबसे पहले हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड पे धावा देंगे, और उसमें भी डेटिव बॉन्ड हम लोग नहीं पढ़ने वाले क्योंकि 12th का पार्ट है। थोड़ा बहुत जनरल आइडिया डेटिव बॉन्ड के बारे में मिल जाएगा, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड्स की जानकारी इकट्ठा करेंगे, बस खत्म। तो आज के प्रवचन इतने ही थे। प्रवचन को एक बार समराइज अगर कर दिया जाए तो तुम्हें क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, द मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मोर इज द स्टेबिलिटी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज ऑलवेज मोर देन द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग एटम। And point number 4, energy of that molecule will always be less than energy of corresponding atoms. अच्छा, point number 5, graph. Point number 6, the 3 conditions of graph. Point number 7, what is the condition of bond formation. Point number 8, what is bond length. Point number 9, always valence electron participate in bond formation. खत्म। बाकी क्लासिफिकेशन तो बचपने का है, तुमने पढ़ लिया, ठीक है। कल हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे धावा बोलेंगे, कोशिश करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर पहले तो कल लुईस का कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर लुईस का कंसेप्ट क्या था, कैसे वो आया, उसके एडवांटेजेस क्या हैं जो कि बहुत कम है, और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर परसों की क्लास से हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो फिर अभी इस चीज़ को ओवर करते हैं।